वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसी रेफरेंस में ये जो प्रोग्राम है ये न्यूज़ में भी आया है। मैं आपको बता दूं ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। मतलब आप लोन लीजिए और आपके लोन पर सरकार आपको सब्सिडी दे देगी। मतलब कुछ लोन के पैसे सरकार अपनी ओर से चुका देगी ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। बेसिकली इसे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पैसे दिए जाते हैं कि आप उसे सेटअप कर सकें। इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है केवीआईसी के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएसएमई मिनिस्ट्री के पास ही होता है। कौन है एलिजिबल इस प्रोग्राम के तहत? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना चाहता है वो इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकता है। केवल नए प्रोजेक्ट्स या यूनिट्स के लिए ही पैसे दिए जाएंगे। कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसने अभी तक कोई भी बेनिफिट अटेन ना किया हो, कोई सोसाइटी, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी इसके तहत कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हैं उसकी मैक्सिमम कॉस्ट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है तो 50 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अगर वो सर्विस सेक्टर का है तो यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी आपको फंड मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और मैक्सिमम 20 लाख सर्विस सेक्टर के लिए आप पैसे ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए आप लोन ले सकते हैं और जो लोन आप लेते हैं उसमें 5 से 10% अमाउंट ही आपको देना पड़ता है। बाकी लगभग 90% तक आपको लोन मिल जाता है जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। अब ये जो 90% आपने लोन में उठाया, सपोज करते हैं कि 100 रुपये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जिसमें से 10 रुपये आपको खुद लगाने होंगे और 90 रुपये मिल जाएंगे आपको लोन के तौर पे। अभी जो 90 रुपये आपको लोन के तौर पे मिलेंगे उसमें सरकार आपको सब्सिडी दे देगी। मतलब इस 90 रुपये में से एक हिस्सा सरकार अपनी ओर से चुका देगी। वो पैसा सीधा बैंक के अकाउंट में चला जाएगा और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि आपने चुका दिया। रूरल एरिया में अगर कोई जनरल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है तो उसका 25% सब्सिडी सरकार दे देगी, और अगर वो कोई स्पेशल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस या माइनॉरिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, या वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिल या बॉर्डर एरियाज, ट्रांसजेंडर, फिजिकली डिसेबल्ड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एस्पायरेशनल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेंट्स हैं, तो भी उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। लाइक 100 रुपये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 10 रुपये आपने अपने लगाए, 90 रुपये आपने लोन ले लिए। इस 90 रुपये में 35 रुपये सरकार दे देगी या 25 रुपये सरकार दे देगी। ध्यान दीजिएगा, आपको अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करना होगा। मतलब ये पैसे 3 साल तक सरकार की ओर से आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अर्बन एरिया की भी बात कर लेते हैं। अर्बन एरिया में जनरल कैटेगरी में 15% की सब्सिडी मिलेगी और स्पेशल कैटेगरी में 25% की सब्सिडी मिलेगी। एग्जाम्पलीफाई करते हैं, 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, 10 रुपये आपने अपनी ओर से लगाए, 90 रुपये आपने लोन ले लिए। अब इस 90 रुपये में सपोज करते हैं कि रूरल एरिया में आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो 35 रुपये की सब्सिडी आपको सरकार दे देगी। ठीक है, 35 रुपये की सब्सिडी अगर आपको मिल रही है तो ये बैंक के पास चली जाएगी। ठीक है, बैंक को 35 रुपये मिल गए, लेकिन आपने 90 रुपये चुका दिए हैं, इसे बैंक क्रेडिट नहीं करेगा 3 साल तक। 3 साल तक देखा जाएगा कि आप अपनी वेंचर को अच्छे से रन कर रहे हैं, उसके बाद ही ये 35 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और बाकी का जो भी अमाउंट बचता है दैट विल बी, अगर आप इसमें से घटाएंगे तो 55 रुपये बचेंगे। तो 55 रुपये आप अपना चुकाइए, 35 सरकार ने दे दिए। तो ये फ़ायदा है ना, काफ़ी बढ़िया फ़ायदा है। बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके आप बढ़िया सा एक एंटरप्राइज खोल सकते हैं। जो लोन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है स्टेट टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में है। यूरिया बड़ी बड़ी समस्या है, फार्मर्स को आसानी से मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं वो उसका। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है कंट्री के फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट का, कैलोल गुजरात में, जहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया बनाया जाएगा। ये काफ़ी इफिशियंट है फिजिकल यूरिया की तुलना में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इफ्को का नैनो बायोटेक रिसर्च सेंटर जो कैलोल में है उसने इसे डेवलप किया। यहाँ पे जो यूरिया है वो लिक्विड फॉर्म में नैनो पार्टिकल्स के रूप में होगा, जो एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। व्हाइट कलर में आपको आर्टिफिशियली देखने को मिलता है, जो बोरियों में आता है, खेतों में छिड़का जाता है। सफ़ेद कलर के दानों में होता है, चीनी के दानों जैसा होता है, गोल गोल अनशेप्ड होता है बेसिकली, जो पौधों को नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए, इससे फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। यूरिया पे सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, नहीं तो यूरिया किसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फर्दर उनका इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल भी किया जाता है, कन्वेंशनल यूरिया का जो सफ़ेद दानों में आता है। ये फॉयल की
जो प्रोडक्टिविटी है उसको घटाता है, वाटर और एयर पोल्यूशन भी फैलाता है। कन्वेंशनल यूरिया जो आप खेतों में छिड़कते हैं उसको मिट्टी 25% ही ले पाती है। जैसे अगर आपने 100 केजी या सपोज करिए कि 100 यूनिट जो नाइट्रोजन है उस यूरिया में वो छिड़का है तो केवल 25 यूनिट ही पौधों को मिलेगा, बाकी रन ऑफ में बह जाएगा या मिट्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, पौधे उसे ले नहीं पाएंगे। जबकि जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसकी एफिशिएंसी 85 से 90% की है। जो नाइट्रोजन उसमें होगा वो 85 से 90% पौधों को मिल जाएगा। अगर इसकी इफिशियंसी इतना ज़्यादा है तो ये अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। इसे सीधे पौधों की पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है और पत्तियां उसको सोख लेती हैं। इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। यूरिया आप काफ़ी लंबे समय तक रखिए तो वो आपस में सट जाते हैं, जम जाते हैं, उनका केक बन जाता है। ये खतरा लिक्विड नैनो यूरिया के साथ तो नहीं रहेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग के बारे में है। इंडिया और स्वीडन ने अभी हाल ही में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग को स्टॉकहोम स्वीडन में होस्ट किया। इंडिया और स्वीडन इन्होंने ये जो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग, तो जो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग है इसे इंडिया और स्वीडन ने जो लीड किया है, ये बेसिकली लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव का हिस्सा है, लीड इट का हिस्सा है। मतलब ये डायलॉग है, ये एक बातचीत है, इंडिया और स्वीडन ने जिसको शुरू किया, और ये बातचीत जो है वो एक इनिशिएटिव का हिस्सा है, एक पहल का हिस्सा है। किस पहल का हिस्सा है? लीड इट का हिस्सा है, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का हिस्सा है। लीड इट के बारे में भी अभी समझेंगे। बेसिक पर्पस क्या रहा इस डायलॉग का, इस बातचीत का? बेसिक पर्पस ये रहा कि जो स्टॉकहोम प्लस 50 की एक बैठक होने वाली है, कहाँ पे होगी? स्टॉकहोम में ही होगी। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है, तो वहीं पे ये बैठक होगी। इस बैठक के दौरान हम COP27 का एजेंडा तैयार करेंगे। तो स्टॉकहोम प्लस 50 की ये जो मीटिंग होने वाली है स्टॉकहोम में यानी कि स्वीडन में, वहां पर जो हम COP27 का एजेंडा तैयार करेंगे जो कि होने वाला है इजिप्ट में, ये सब 2022 में होने वाले हैं। यहां पे मदद मिलेगी इस डायलॉग से, इस बातचीत से, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग से। तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो जो डायलॉग है यहाँ पे हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा कि सभी कंट्रीज को अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से सीखना होगा, तभी हम नेट जीरो लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे जा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 चीजें इन्वॉल्व हो गई, चारों के बारे में भी हम समझ रहे हैं कि एक है इनिशिएटिव लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड इट। इसके तहत ये डायलॉग आयोजित किया गया, एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग। इस डायलॉग के तहत हम स्टॉकहोम प्लस 50 में जो बातचीत की जाएगी उसमें मदद लेंगे। स्टॉकहोम प्लस 50 में जो बातचीत की जाएगी उसी के तहत COP27 जो इजिप्ट में होने वाला है 2022 में ही, उसका हम एजेंडा तैयार करेंगे। लीड इट इनिशिएटिव की बात करें तो स्वीडन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने WEF के सपोर्ट के साथ 2019 में न्यूयॉर्क में इसे शुरू किया, इस इनिशिएटिव को। ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लो कार्बन ट्रांजिशन की ओर आगे जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी इन्वाइट करते हैं, स्पेशली वो सेक्टर जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, लाइक आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, कॉन्क्रीट, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ब्रिक्स, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट। इन सब के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इन्वॉल्व किया जाए। इसमें दुनिया भर के 16 देश और 19 कंपनीज हिस्सा हैं, जिसमें इंडिया से दालमिया सीमेंट, महिंद्रा ग्रुप और स्पाइस जेट शामिल हैं। इसका सेक्रेटेरिएट स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट SEI में है, स्वीडन में। स्टॉकहोम प्लस 50 की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल मीटिंग है जिसे स्वीडन की गवर्नमेंट होस्ट करेगी। जो स्टॉकहोम में पहली मीटिंग हुई थी 1972 में, उसके 50 साल पूरे होने को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस मीटिंग को कन्वीन करेगा स्वीडन के स्टॉकहोम में। थीम रहेगी हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। मीटिंग जो है वो 50 साल पूरे हो रहे हैं 1972 के UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के, उसी के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट को ग्लोबल इश्यूज के सेंटर में रखा गया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जो 1972 में हुई थी, जिसे 5 से 6 जून 1972 के बीच में आयोजित किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के तहत। ये पहला ग्लोबल कन्वर्जेंस था जहाँ पे प्लेनेट के मुद्दे को लेकर, एनवायरनमेंट के मुद्दे को लेकर लोग इकट्ठा हुए। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। 122 देशों ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें कॉमन गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे बातचीत की गई, जिसके माध्यम से हम पूरे अर्थ को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के बारे में है। 2021-22 में जेम के माध्यम से जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो 1 लाख करोड़ का था, जो पिछले साल की तुलना में 160% है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जेम 2016 में लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से सरकार चीज़ें खरीदती है, किससे? किसी से भी। जो प्राइवेट लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं सरकार को, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से बेच सकते हैं। इसे डेवलप किया गया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के द्वारा। टेक्निकल सपोर्ट मिलता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का, जो मेती के तहत आता है। ये वन स्टॉप पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट को फैसिलिटेट किया जाता है, जो कॉमन यूज के गुड्स एंड सर्विसेज हैं सरकार के लिए। यहाँ पे बायर केवल सरकार है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स इस पोर्टल का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीद नहीं सकते, बेच सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है बायोमास के बारे में है। बायोमास बेस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सभी प्रकार के एग्रीकल्चर रेसिड्यू को इस्तेमाल कर पाएंगे और उसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। ये एनर्जी कंपैरेटिवली ग्रीनर होगी। इससे हरियाणा और पंजाब के एरिया में जो स्टबल बर्निंग की जाती है, फार्म रेसिड्यू को बर्न किया जाता है, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है और ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। बायोमास में बिल्कुल देखिए सिंपल, लकड़ी आ जाएगी, कोई क्रॉप रेसिड्यू आ जाएगा, जैसे जो धान है उसको काटने के बाद जो स्टबल बचता है वो भी बायोमास का ही पार्ट है, ठीक है। इन सभी को जलाने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है उसे ही बायोमास एनर्जी कहा जाता है। तो ये रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो प्लांट से एनिमल्स रेसिड्यू से आता है। एनिमल्स में काउडंग वगैरह आपको मिल जाता है, वो भी बायोमास का ही पार्ट है। बायोमास को हम फैसिलिटी हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या कंबाइंड हीट एंड पावर के तौर पे एक्नॉलेज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास से एनर्जी निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों पर यहाँ चर्चा की गई है। पहला है कंबशन ऑफ बायोमास मटेरियल। इट्स वेरी सिंपल, जो मिले जला दो, हीट एनर्जी पैदा करो, उसको जो करना है कर लो, चाहे उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर लो। दूसरा है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में बेसिकली हम जो भी जलाते हैं बायोमास उसे एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जलाते हैं, मतलब वहाँ पे हीट और जो प्रेशर है केवल उसको कंट्रोल नहीं किया जाता बल्कि कम ऑक्सीजन दी जाती है। कंप्लीट कंबशन में जितनी ऑक्सीजन चाहिए हम उससे कम ऑक्सीजन देके उसको गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमें मिलती है सिंथेटिक गैस यानी कि सिन गैस, जिसका इस्तेमाल हम एनर्जी की तरह करते हैं। तीसरा आता है पैलोसिस। जो पैलोसिस होता है इसमें हम बायो ऑयल निकालते हैं। लगातार जो बायोमास होता है उसको हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, फिर हमें एक बायो ऑयल मिल जाता है। चौथा है एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें हम रिन्यूएबल नेचुरल गैस अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बैक्टीरिया से उस बायोमास को डिकम्पोज करवाते हैं और यहाँ पर भी जो काम होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो इसे एनारोबिक डाइजेशन कहा जाता है। ये कई सारे तरीके हैं जिससे हम बायोमास से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेनिफिट ये होता है कि ये कंट्रोलेबल एटमॉस्फेयर में होता है और जब हम चाहें इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जो न्यू बायोमास बेस्ड बॉयलर है ये 75 टन पर आवर की कैपेसिटी रखता है और 15 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ये डेनमार्क बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो वाइड रेंज ऑफ फ्यूल्स को अकोमोडेट कर सकता है। कई प्रकार के जो भी बायोमास हैं उनको हम यहाँ पे जला के जो एनर्जी है उसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि 2013 का वैसे ये प्रश्न है कि बाई प्रोडक्ट जो शुगर इंडस्ट्री से निकलता है उसके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला तो जो बैगेस है उसका हम इस्तेमाल बायोमास फ्यूल की तरह कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन में। बैगेस मतलब जैसे गन्ने को, आपने गन्ने का रस निकालते हुए देखा होगा, उसके बाद जो उसकी कोई निकलती है, जो सफ़ेद रंग का मटेरियल निकलता है गन्ने के रस के निकल जाने के बाद, उसे बैगेस बोलते हैं। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री में जो मोलासिस निकलते हैं, गुड़ और चीनी निकलने के अलावा उसमें एक काले रंग का लिक्विड निकलता है जिसे खाड़ कहा जाता है, उसे आप मोलासिस बोल सकते हो। उसका इस्तेमाल हम फीड स्टॉक के तौर पे कर सकते हैं। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर को जनरेट करने में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। मोलासिस जो है उनका हम इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। देखिए बैगेस वाला स्टेटमेंट तो सही है और मोलासिस का इस्तेमाल हम एथेनॉल प्रोडक्शन में तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 3 विल बी द आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल IT रूल्स में अमेंडमेंट को लेकर है। ये तीसरा अमेंडमेंट है जिसके बारे में अभी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट ड्राफ्ट इस अमेंडमेंट के लिए पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिए हैं। पहला अमेंडमेंट जो किया गया था उसकी बात करते हैं। पहले अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, किसे कहा जाता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है A, ये है फेसबुक, और यहाँ पर एक पर्सन B है। पर्सन A ने फेसबुक पर कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की और पर्सन B ने उसे कंज्यूम किया। इस लिहाज से जो फेसबुक है वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा। पर्सन ए ने जो कुछ भी फेसबुक पे लिखा इसके लिए पर्सन ए पूरी तरीके से लायबल होंगे। पर्सन ए के द्वारा फेसबुक पे जो लिखा गया है अगर इससे पर्सन भी ऑफेंड हो जाते हैं तो वो फेसबुक को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो महज इंटरमीडियरी हैं। जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का दर्जा अटेन कर ले रहे हैं वो उनके ऊपर दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए लायबल नहीं होते, ऑल्दो उन्हें उन इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट जरूर से करना होता है। तो इंटरमीडियरी होने के अपने कुछ फायदे होते हैं। पहले अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो यूजर्स को राइट्स दिए गए हैं उन्हें गारंटी करना होगा। इसके पहले कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो पहले अमेंडमेंट के माध्यम से इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की गई। फिर आया सेकेंड अमेंडमेंट, जिसके बाद कई सारे कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑप्ट करने को इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कहा गया। इसमें एक कंप्लायंस मैकेनिज्म ये था कि उन्हें विदिन 72 आवर्स अगर कोई कंप्लेन मिली है किसी कंटेंट को लेकर तो उसे हटाना होगा। कई बार कंटेंट बहुत सेंसिटिव होता है और उसके वायरल होने का खतरा रहता है। बाकी जो भी ग्रीवांस हैं उन्हें वो 15 दिनों में एड्रेस कर सकते हैं।
फर्दर उन्हें एक ग्रीवांस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, जो सेकंड अमेंडमेंट का ही प्रावधान था। कोई भी व्यक्ति ग्रीवांस ऑफिसर के पास अपनी जो ग्रीवांसेस हैं उन्हें लेकर जा सकता था। अभी जो तीसरा अमेंडमेंट आया है, इसके तहत गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एक नया ग्रीवांस अपीलेट कमेटी लेकर आएंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रीवांस ऑफिसर जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के द्वारा नियुक्त किया जाएगा उसके दिए गए डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील कर सकते हैं ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के पास। ये प्रावधान अभी तक नहीं था, इस तीसरे अमेंडमेंट में इस चीज का प्रावधान किया जा रहा है। ऑल्दो अगर आप इस पूरे पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा कोर्ट में जाके केस भी कर सकते हैं, हालांकि वो प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से ज्यादा लंबी हो सकती है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में है। 2022 का ये इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया। रिलीज कौन करता है, महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, कंफ्यूज मत होइएगा, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको लेकर। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे 1989 से ही रिलीज कर रहा है। यहाँ पर ये 63 इकोनॉमीज को एसेस करते हैं कि वहाँ पर वो अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, और ऐसा करते वक्त वो हार्ड डेटा और सर्वे का इस्तेमाल करके जो एग्जीक्यूटिव्स के रिस्पॉन्स से भी कलेक्ट किया जाता है, ये इवेलुएट करते हैं कि वो कितने कॉम्पिटिटिव तरीके से अपने लोगों की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो प्रॉस्पेरिटी है या कॉम्पिटिटिवनेस है, उन्हें 4 फैक्टर्स पे इवेलुएट किया जाता है। पहला है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा है गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तीसरा है बिजनेस एफिशिएंसी और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या निकल के आया है इस बार? ग्लोबली डेनमार्क ने टॉप किया है और स्विट्जरलैंड, सिंगापुर उसके बाद है। इंडिया के बारे में क्या है? इंडिया को रैंक दी गई है इस इंडेक्स में 37th। अच्छी रैंक है पिछली बार की तुलना में। लास्ट टाइम जो हमें रैंक दी गई थी दैट वाज 43rd, तो अच्छी ग्रोथ हमने अटेन की और 37th रैंक पर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत गौरव ट्रेन के बारे में है। पहली सर्विस थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन की अभी हाल ही में शुरू की गई। कोयंबटूर नॉर्थ से ये ट्रेन चल के साईनगर शिरडी तक जाएगी। ये जर्नी 14/6/2022 को शुरू हुई है। इस लिहाज से सदर्न रेलवे पहला जोन बन गया है जिसने फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेन सर्विस लॉन्च की है भारत गौरव स्कीम के तहत। अब भारत गौरव स्कीम क्या है, इसके तहत जो ट्रेन चलाई जाती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप समझिए। देखिए, भारत सरकार ने कई सारे टूरिस्ट सर्किट बनाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गुरु कृपा सर्किट, जहां पर आप एक बार में गुरु नानक जी से संबंधित सभी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। दूसरा है रामायण थीम्ड सर्किट, जहां पे आप भगवान राम से एसोसिएटेड जो भी लोकेशंस हैं उन्हें एक बार में विजिट कर सकते हैं। सर्किट्स तो बना दिए गए, अब आप इन सर्किट्स में जो भी लोकेशंस हैं, होली प्लेसेस हैं, उनको एक बार में विजिट कैसे करेंगे? तो इन विजिट्स के लिए आपको मिलेगी ट्रेन सर्विस, और जो ट्रेन सर्विस आपको इन टूरिज्म सर्किट्स को विजिट करने के लिए मिलेगी, उन ट्रेन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई दैट इज भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया। ये हमारी ट्रेन सर्विसेज का 3rd सेगमेंट है। 2 सेगमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पैसेंजर सेगमेंट जिसमें आप ट्रेवल करते हैं, और गुड्स सेगमेंट जिससे सामान की आवाजाही होती है। अब तीसरा सेगमेंट होगा टूरिज्म सेगमेंट। ये रेगुलर ट्रेन नहीं होंगी, इनका टाइम टेबल भी अलग होगा। जैसे रामायण एक्सप्रेस, ये भगवान राम से जुड़ी हुई लोकेशंस तक आपको विजिट करवाएगा, जिसे IRCTC रन करता है। तो जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन होंगी, इन्हें प्राइवेट प्लेयर्स भी रन कर सकते हैं और IRCTC भी रन कर सकता है, और ये उस थीम में जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन तक आपको जोड़ देगा। वही बात गुरु कृपा सर्किट में अगर आप विजिट कर रहे हो तो गुरु नानक जी से जुड़े हुए सभी प्लेसेस विजिट कर सकते हो एक बार में। रामायण थीम सर्किट में आप भगवान राम से एसोसिएटेड लोकेशंस को विजिट कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्टिया, इवन स्टेट गवर्नमेंट इन ट्रेन्स को ले सकती हैं कि हम इसे रन करेंगे टूरिज्म सर्किट्स में और लोगों को विजिट करवाएंगे। इसमें सभी प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी। आप एक बार में अपने पैसे पे कर देंगे, उसके बाद आपको इसमें ट्रेवल, जो कि ट्रेन चली रही है, होटल अकोमोडेशन, साइट सीइंग अरेंजमेंट, हिस्टोरिकल या हेरिटेज साइट्स को दिखाना और टूर गाइड्स, ये सब शामिल हो जाएंगे। मतलब आप पैसे दे दीजिए, उसके बाद इन लोकेशंस पे घुमाने की जिम्मेदारी उस पार्टिकुलर स्टेक होल्डर की होगी जिसने इस ट्रेन सर्विस को ले रखा है। फायदा ये होगा कि लोग रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानकारी अवेल करेंगे और भारत का जो टूरिज्म पोटेंशियल है हम उसे भी एक्नॉलेज कर पाएंगे या यूटिलाइज कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन रेलवे की इनोवेटिव पॉलिसी के बारे में है। एक्चुअली में इंडियन रेलवे ने अभी एक इनोवेटिव पॉलिसी स्टार्ट की है स्टार्टअप फॉर रेलवेज के लिए, जहां पर वो रेलवेज को असिस्ट करें, जो स्टार्टअप्स हैं उनको रेलवे असिस्ट करेगा। देखिए 1.5 करोड़ का इनोवेटर ग्रांट दिया जाएगा इक्वल शेयरिंग बेसिस पे। आप जैसे जैसे अचीवमेंट्स हासिल करते जाएंगे वैसे वैसे वो पेमेंट्स होती रहेंगी। जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस तरीके से होगा,
कि आप एक प्रोटोटाइप डेवलप करिए या आप एक थीम, एक कॉन्सेप्ट लेकर जाइए रेलवे के पास कि मेरे पास एक ऐसा है, कोई कॉन्सेप्ट है जो रेलवे के काम का है, तो रेलवे आपको कुछ फंड करेगा प्रोटोटाइप बनाने के लिए। आप प्रोटोटाइप बनाइए, प्रोटोटाइप अगर अच्छा है तो उसे कमर्शियलाइज करने के लिए और फंड्स दिए जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि आप अपने इस प्रोडक्ट को स्केल कर सकें। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा वो इनोवेटर का होगा, हालांकि पार्टिसिपेशन रहेगा रेलवे का, लेकिन आईपीआर आपका है। फर्दर अश्योर्ड डेवलपमेंटल ऑर्डर होगा इनोवेटर के लिए। अगर आपने अपना इनोवेशन कंप्लीट किया और आप प्रोटोटाइप के बाद कमर्शियल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर मिलेगा रेलवे की तरफ से, अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्ट किया गया है ताकि पूरा जो प्रोसेस है वो ईजी हो और इसमें डिलेज ना हो। तो कुल मिला के जो रेलवे है वो स्टार्टअप्स को असिस्ट कर रहा है कि वो रेलवेज के फील्ड में इनोवेशन करें और उसके लिए उन्हें बैकअप मिल जाएगा। रेलवे की जो इनिशिएटिव है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन रेलवेज का एक प्रश्न 2015 में आया था जहां पर क्वेश्चन था बायो टॉयलेट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट था कि जो डीकम्पोजिशन होता है बायो टॉयलेट्स में उसमें फंगल इनोकुलम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये था कि इसके बाई प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया वाटर वेपर होता है। तो इसमें दो के दोनों स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे हम एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं और इसमें मीथेन भी निकलता है, तो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो अब आर्टिकल वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। इंडिया वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर रहा है। ये 4 साल बाद है जब चाइना ने इस प्रोजेक्ट से खुद को विड्रॉ किया। 6 साल का एंगेजमेंट रहा चाइना का नेपाल के साथ ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2012 टू 2018। 2012 से 18 के बीच में ये प्रोजेक्ट चाइना के पास रहा और अब ये प्रोजेक्ट इंडिया टेक ओवर कर रहा है 2022 में, यानी कि 18 से 22 के बीच में ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं रहा होगा पॉसिबली। देखिए होता क्या है कि नेपाल का जो टेरेन है वो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए काफ़ी फेवरेबल है, लेकिन उनके पास हाइड्रो पावर की इतनी ज़्यादा नीड होती नहीं है। होता क्या है कि चाइना या फिर इंडिया, मेजरली इंडिया, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और इंडिया उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होती है उसे खुद ही खरीद लेता है। हम वहाँ पे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और उससे जो बिजली आती है वही खरीद लेते हैं और नेपाल को पैसे दे देते हैं। नेपाल ने भी अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और वो बिजली हमें बेचना चाहते हैं तो हम खरीद लेते हैं। लेकिन इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, अगर चाइना ने कोई प्रोजेक्ट नेपाल में लगा रखा है हाइड्रो पावर का और वहाँ से बिजली पैदा हो रही है तो इंडिया उस बिजली को नहीं खरीदेगा। इस संबंध में प्रेशर रहता है नेपाल के ऊपर। देखिए यहाँ पर है, ये जो रिवर है ये करनाल रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये सेती रिवर है और यहीं पर ये प्रोजेक्ट लगाया गया था। 750 मेगावाट वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन यानी कि FWDR में है। नेपाल का ये वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपको दिख भी रहा है। इंडिया जो नेपाल का पावर मार्केट है उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब वो जो बिजली पैदा करते हैं वो इंडिया को मेजरली बेची जाती है, लेकिन चाइना एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स पर इंडिया बिजली नहीं खरीदता। तो ये प्रोजेक्ट चाइना एग्जीक्यूट कर रहा था तो हम वेस्टली उसकी बिजली लेते नहीं, लेकिन अब इंडिया इसे टेक ओवर कर रहा है। इंडिया की ओर से नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। वेस्ट सेती प्रोजेक्ट जो है वो एक स्टोरेज स्कीम है जिसमें बिजली को बड़ी क्वांटिटी में जनरेट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया को, अब इसके बाद किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा पूरे साल। जब बारिश के मौसम में नदियों में फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस पानी को रिजर्वायर में स्टोर कर लिया जाएगा। जब ड्राई सीजन आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो एक तो पानी का फ्लो गिर जाता है, दूसरा बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। उस दौरान इस रिजर्वायर का पानी का इस्तेमाल किया जाएगा बिजली को बनाने के लिए। 2018 में CWE इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने इन्फॉर्म किया नेपाल की गवर्नमेंट को कि अब वो इस प्रोजेक्ट को रन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि CWE इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन चाइना का जो 3 गॉज कॉरपोरेशन है जिसने वहाँ पे 3 गॉज डैम बना रखा है, उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो नेपाल में इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी। बाकी और भी नेपाल में प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें इंडिया रन करता है, दैट इज़ महाकाली ट्रीटी के तहत 1996 के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स रन होते हैं। अपर करनाल प्रोजेक्ट है, 900 मेगावाट अरुण 3 प्रोजेक्ट है जो कि ईस्टर्न नेपाल के संखुआ सभा में है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में है। इंडिया में लोग गोल्ड के बहुत शौकीन हैं। यहाँ सोना खरीद के लोग घरों में रख लेते हैं। सोने को प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है, जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, वैसे ही लोग सोना खरीद के उसे घर में रखना पसंद करते हैं ताकि भविष्य में वो उनको क्राइसिस में काम आ जाएगा। फर्दर महिलाएं ज्वेलरी की शौकीन होती हैं, तो सभी के घरों में कुछ न कुछ सोने की ज्वेलरी ज़रूर होती है। तो एक तो वो ज्वेलरी की तरह काम आ जाता है, दूसरा क्राइसिस की कंडीशन में फैमिलीज़ इसे कंटिजेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक खपत है सोने की वो बहुत ज़्यादा है। जितनी खपत है उतना सोना इंडिया में होता नहीं है।
इसलिए हमें सोने को इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से इस खपत को पूरा करने के लिए, इस डिमांड को मीट करने के लिए। लेकिन जो सोना इंपोर्ट होता है उसके बदले में जाता है हमारा फॉरेक्स। हम नहीं चाहते कि हम अपना फॉरेक्स सोने के बदले में बाहर के देशों में भेज दें। जबकि सोना अगर हाउस होल्ड्स के पास चला जाए तो भले ही ये उनके लिए एक एसेट होता है, लेकिन एक आइडल एसेट होता है जिसका कोई काम तो नहीं होता। वो उन फैमिलीज़ के क्राइसिस में ज़रूर काम आता है, लेकिन नेशन बिल्डिंग में उसका रोल खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में आरबीआई के साथ कंसल्ट करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कई सारे ट्रेंचेस में इशू करने का प्लान बनाया है 2022-23 के लिए। यही कॉन्टेक्स्ट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? हाउस होल्ड्स को ये कहा जा रहा है कि आप सोना खरीदने की बजाय एक पेपर खरीद लीजिए, एक बॉन्ड, काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि सोने की होगी। ये डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू है वो वैसे ही घटेगी या बढ़ेगी जैसे सोने की घटेगी बढ़ेगी। मतलब सोने के साथ जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो इस बॉन्ड के साथ भी होंगे। इसमें मज़ेदार बात ये रहेगी कि आपको इस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। सोना खरीद के रखेंगे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा ना, लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद के रखेंगे तो इस पर आपको ब्याज भी मिल जाएगा। मतलब ये सोने के जैसा ही है, आपको इस पर ब्याज भी मिल रहा है, ये फ़ायदा हो जाएगा। नुकसान हाउस होल्ड को सिर्फ इतना ही है कि वो पब्लिक सेरेमनीज़ में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गले में टांग के जा नहीं सकते कि मैंने सोने का कोई आभूषण पहना हुआ है। ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा भी थोड़ा बहुत है। इस स्कीम को नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड को इंडिया में रिड्यूस किया जा सके, और जो डोमेस्टिक सेविंग है जो सोने में चली जाती है उसे हम इन गोल्ड बॉन्ड्स में लेके आ सकें, और हमारा जो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो, हमारा फॉरेक्स भी बेचे। इशुएंस, गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के तहत रेगुलेट होता है। आरबीआई इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिलीज करता है। जो बॉन्ड्स हैं उन्हें कमर्शियल बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL, कई सारे डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये या तो डायरेक्टली या अपने एजेंट के माध्यम से इन बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो भारत का निवासी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्हें HUF कहा जाता है, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। जो गोल्ड बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो गोल्ड के साथ लिंक कर दिए जाते हैं। जिस गोल्ड के साथ लिंक किए जाते हैं वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, जिसे काफ़ी प्योर माना जाता है। इस जो प्राइस होगा 24 कैरेट के गोल्ड का, जिस प्राइस पे जो प्राइस पब्लिश किया जाता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुंबई के द्वारा, उसी प्राइस पर इन बॉन्ड्स को कैप कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट, देखिए, अपर लिमिट रिटेल यानी कि इंडिविजुअल के लिए या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg पर फाइनेंशियल ईयर की है। 4000 यूनिट कह सकते हैं क्योंकि 1 ग्राम का 1 यूनिट होता है इसमें। बाकी ट्रस्ट या सिमिलर एंटिटीज़ 20 kg सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्विवेलेंट जो बॉन्ड होगा उसे 1 साल में खरीद सकते हैं। मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड का होगा। 8 साल में ये बॉन्ड्स मैच्योर होंगे और 5 साल के बाद इनको विड्रॉ किया जा सकता है। 2.5% का पर एनम का जो ब्याज है वो भी दिया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड टैक्सेबल होंगे, इंटरेस्ट जो उन पे मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत। इन गोल्ड बॉन्ड्स का इस्तेमाल कोलैटरल के तौर पे भी किया जा सकता है लोन लेने के लिए। इससे जो फायदा होगा, सपोज करिए आपने जो बॉन्ड खरीदा, सोने के दाम बढ़ गए तो बॉन्ड का दाम भी बढ़ जाएगा। तो जब आपका ये मैच्योर हो जाएगा, आप इसे वापस दोगे तो जो पैसा मिलेगा उसमें आपको कैपिटल गेन होगा। तो जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। देखिए, इस पे प्रश्न पूछा गया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का पर्पस क्या रहा, यही पूछा गया है। पहला ये है कि इससे जो आइडल गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड के पास है वो इकॉनमी में आ जाएगा। दूसरा, इससे गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में FDI प्रमोट होगा। और तीसरा, इंडिया की इंडिपेंडेंस गोल्ड इंपोर्ट पे कम होगी। ये भी सही है, ये भी सही है। लोग कम इंटरेस्टेड हो फिजिकल गोल्ड में, वो गोल्ड मार्केट में जाए और गोल्ड बॉन्ड वो खरीद ले, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा गलत है। सी आंसर है 1 and 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी वर्किंग में है, मतलब काम कर रही है ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो के कॉम्पोजिशन को हम एक्सपेंड करें, इसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएं और इसमें इंश्योरेंस सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव बन जाए। बैंक बोर्ड ब्यूरो को 2016 के फरवरी में लॉन्च किया गया। बनाया गया काइंड ऑफ बॉडी है जिसका काम है बैंक्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके नामों को रिकमेंड करना। बैंकिंग सिस्टम में NPA की और बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। इसके लिए जो उनका अपर एग्जीक्यूटिव पार्ट था उसको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था। RBI ने अपॉइंट किया इस रेफरेंस में नायक कमेटी। नायक कमेटी ने कहा कि इंद्रधनुष प्लान के तहत हमें बनाना चाहिए बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये बताए कि हमें किसे बैंक के सुपीरियर ऑफिशियल्स के तौर पे नियुक्त किया जाए। ये रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए होल टाइम डायरेक्टर्स को या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। कुल मिला के बड़े ऑफिशियल्स इनके द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे।
हालांकि इनकी रिकमेंडेशन पर फाइनल डिसीजन तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लेगी, जिसमें वो पीएमओ को कंसल्ट भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होते हैं एक चेयरमैन जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जिनमें पहले तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के सेक्रेटरी होंगे वो हो जाएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी होंगे और तीसरे आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर होंगे। 5 एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे, जिनमें से 2 प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो पे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार तो 2017 में ही इस पे प्रश्न आ गया था और दोबारा 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। जो क्वेश्चन 2022 में आया वो यही था, पहला था कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन होते हैं। गलत है, हमने देखा था कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये गलत हो गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स के सिलेक्शन को, ये सही है। और तीसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो स्ट्रेटजीज डेवलप करें, कैपिटल रेजिंग प्लान्स बनाएं, ये भी सही है। तो सही जवाब बी था 2 और 3। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। आप इसे CII बोल सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने हाल ही में जो IT रिसोर्सेस ICICI बैंक के हैं, HDFC बैंक के हैं, या फिर जो UPI को मैनेज करने वाली एंटिटी है दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास जो भी IT इंफ्रा है, IT रिसोर्स है, उसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। अगर कोई भी IT रिसोर्स CII डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। ये मान लिया जाता है कि अगर आप इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं मतलब आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और 10 साल तक की पनिशमेंट भी होती है। आप क्रिटिकल इंफ्रा में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 के मुताबिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स है जिसके इनकैपेसिटेशन या डिस्ट्रक्शन या उसे डीरेल करना या उसकी स्पीड को स्लो करना, दैट इज डिबिलिटेटिंग, इसका इंपैक्ट नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी पे पड़ेगा, तो इसको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है। आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इस पर नुकसान पहुंचाता है इस डिजिटल एसेट पे, तो उसे 10 साल तक के जेल की सजा हो सकती है। CII को प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिया में, लेकिन कैसे? नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है NCIIPC, जिसे 2014 में बनाया गया। ये नोडल एजेंसी है जो इस बात का ध्यान रखती है कि CII सेफ रहे। NPIIPC ये सभी CIIs को गार्ड करता है, उनके अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, मॉडिफिकेशन, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, इनकैपेसिटेशन, डिस्ट्रैक्शन, सब पर ध्यान रखता है। फर्दर ये मॉनिटर करता है, फोरकास्ट करता है नेशनल लेवल के थ्रेट्स जो CII को हैं, उनसे जो नुकसान हो सकता है उससे बचने के लिए गाइडेंस, एक्सपर्टीज शेयरिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस भी देता है। इस तरीके से हम इंडिया के CII को बचाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट निपुण के बारे में है। निपुण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को स्किल कर देना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में इस नई स्कीम को मूट किया है, लॉन्च किया है। नाम है निपुण। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निर्माण देखिए हिंदी शब्द है, अगर आप देखें तो निर्माण वर्कर्स का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मतलब जो कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में काम करने वाले लोग हैं उन्हें आप हिंदी में निर्माण वर्कर्स कह सकते हैं। बेसिक मोटिव ये रहता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ये है कि हम 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, उन्हें स्किल किया जाएगा, अपस्किल किया जाएगा, ताकि वो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसे और अच्छे से कर पाएं। निपुण इनिशिएटिव को महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रन किया जा रहा है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत वर्क करेगा। इसके माध्यम से हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो इनिशिएटिव है, इसने कई सारे वल्नरेबल सेक्शन के लोगों की लाइफ को बेटर किया है। इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी NSDC को दी गई है, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे। फर्दर इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, जो भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना और कैंडिडेट ट्रैकिंग करना। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 3 पार्ट्स में होगा। यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है उसमें सबसे पहले तो सेगमेंट है RPL का, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ पहले से ही आता है तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर लो। ट्रेनिंग थ्रू फ्रेश स्किलिंग, प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसमें सेक्टर स्किल काउंसिल्स होती हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेन करना, सर्टिफाई करना। और तीसरा है कि इंडस्ट्री बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से अगर उन्हें दुनिया की किसी अन्य हिस्से में काम मिल सकता है तो उन्हें प्लेस करवाना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में रूल्स को नोटिफाई किया है। सरकार ने ये प्लान बनाया कि कोई चाहता है कि मुझे ग्रीन एनर्जी चाहिए, मतलब मुझे ऐसी ही बिजली चाहिए जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई गई हो, तो आप अलाउ करिए। डिस्कॉम कंपनीज उन्हें ऐसी बिजली दें जो ग्रीन एनर्जी हो, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई गई हो। इसी संबंध में प्रावधान किए गए। लेकिन इसमें मामला ये था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है या कोई कंपनी कहती है कि मुझे ग्रीन एनर्जी चाहिए, तो उन्हें कम से कम 1 मेगावाट बिजली मांगनी होगी।
ताकि ट्रांजैक्शन करना आसान हो। अभी इस लिमिट को रिड्यूस किया गया है और कहा गया कि कोई अगर 100 किलोवाट तक ग्रीन एनर्जी भी मांगता है तो आपको देना होगा, ताकि जो स्मॉल कंज्यूमर्स हैं वो भी ग्रीन एनर्जी मांग सके। ग्रीन एनर्जी की अगर डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो फिर इसको बनाने के लिए जो कयास है वो भी तेज हो जाएंगे। एक सेंट्रल नोडल एजेंसी को बनाने की बात की गई है अंडर दीज न्यू रूल्स, जो सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसके जरिए कोई भी ग्रीन एनर्जी की मांग कर सकता है। एप्लीकेशन दिया गया तो 15 दिन के भीतर डिसाइड करना होगा कि आप ग्रीन एनर्जी देने वाले हैं उस एंटिटी को, उस इंडिविजुअल को या नहीं। अगर आपने 15 दिन के अंदर डिसाइड नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि परमिशन मिल गई है। इंप्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, इससे फर्दर देखिए, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको दिक्कत तो होती है, उनको अलग से कनेक्शन देना पड़ता है ग्रीन एनर्जी का। अगर इंडिया चाहता है कि हम 500 गीगावाट का जो नॉन फॉसिल कैपेसिटी है उसको मीट करें तो डिस्कॉम कंपनीज का मजबूत होना जरूरी है। उनको रिटेल टैरिफ बढ़ाने को अलाउ किया जाना चाहिए ताकि उनकी थोड़ी इनकम बढ़ जाए, उनके कमर्शियल लॉसेस को कम किया जाए और जो सरकार सब्सिडी प्रॉमिस करती है वो दे। फर्दर देखिए, आप कितनी भी नियम बना लो, वो कुछ न कुछ टेक्निकल इशू बना के ग्रीन एनर्जी का एक्सेस देते नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा काम हो जाता है, एक अलग से एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो ओपन एक्सेस रूल लाए तो गए हैं कि ग्रीन एनर्जी अगर आप मांगते हो तो मिले, बट इसमें हैं बहुत सारे चैलेंजेस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है, 1.5% कम हुआ है जीडीपी के कंपैरिजन में, और ये अभी 2.6% पे आ गया है। 2021-22 का जो तीसरा क्वार्टर है उसका डेटा हमारे सामने आया है। अब मामला आता है करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे कंट्री के ट्रेड को मेजर करने का एक टूल है। देखिए, एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिकली दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। विजिबल में आता है गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इनविजिबल में आता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सर्विसेज के अलावा इसमें इनकम और ट्रांसफर भी आ जाते हैं। इनकम में हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसका वो इनकम का पार्ट है। इनविजिबल्स में हमने कोई लोन दिया है, डेट दिया है तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। कई शेयर्स खरीदे हैं तो डिविडेंड मिल रहा है। ट्रांसफर के फॉर्म में हमें मिलते हैं रेमिटेंसेस, डोनेशंस और गिफ्ट्स। ये सब इनविजिबल का पार्ट है। विजिबल में गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। अब इस अकाउंट में मतलब हमने जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उसमें हमारी जो करेंसी है, जो फॉरेक्स है, वो जितना बाहर गया उसके कंपैरिजन में कितना देश के भीतर आया। इसके बीच में जो डेफिसिट होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि गुड्स में तो हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, सर्विसेज का हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें हम सरप्लस में आ जाते हैं। इनकम में हम डेफिसिट में रहते हैं लेकिन ट्रांसफर्स में हम सरप्लस में आ जाते हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, लोन और एनआरआई अकाउंट शामिल होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना करंट अकाउंट वाला, इसमें गुड्स का हम उतना एक्सपोर्ट नहीं करते जितना इंपोर्ट करते हैं, तो यहां पे डेफिसिट आ जाता है। सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो यहां हम सरप्लस में रहते तो हैं, लेकिन चूंकि गुड्स में हम ज्यादा डेफिसिट में रहते हैं तो ये इसको कंपनसेट कर नहीं पाता। इनकम में भी हम डेफिसिट में चले जाते हैं। ट्रांसफर में हमें सरप्लस मिलता है लेकिन ये इतना नहीं होता कि जो हमें डेफिसिट होता है गुड्स में और इनकम में हम इसे कंपनसेट कर पाए, इतना हमें नहीं मिल पाता ट्रांसफर और सर्विसेज से। इसीलिए हम करंट अकाउंट में डेफिसिट में चले जाते हैं और इसे ही डेफिसिट कहा जाता है। तो ये तो समझ में आ गया, करंट अकाउंट जो कंट्री का फॉरेन ट्रांजैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है और ये कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होते हैं, वो आपने ग्राफ में देख लिया। क्या क्या आता है उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो ट्रेड है प्रोडक्ट और सर्विसेज में उसको इवैल्यूएशन में लिया जाता है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इसका हिस्सा होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट भी इसका हिस्सा होता है। तो हाल में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज में ज्यादा एक्सपोर्ट किया है तो इससे थोड़ी सहूलियत मिली है। रेमिटेंसेस इंडियंस ज्यादा भेज रहे हैं तो उससे भी थोड़ी सहूलियत आई है। दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, इंपोर्ट बिल्स हायर हो गए हैं बिकॉज ग्लोबल टेंशंस की वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन पैरेलली जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है हमारा वो भी बढ़ा है, तो इसने थोड़ा बहुत कंपनसेट किया है हमारे इंपोर्ट बिल्स जो क्रूड ऑयल पे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। तो कुल मिला के इन्हीं की वजह से जो हमारा सीएडी है वो थोड़ा सा कम हो गया है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भारत एनसीएपी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में एक ड्राफ्ट जीएसआर अप्रूव किया है। जीएसआर नोटिफिकेशन, जीएसआर का मतलब होता है जनरल स्टैच्यूटरी रूल्स। सरकार जो रूल्स नोटिफाई कर देती है, इसके माध्यम से भारत एनसीएपी तैयार किया गया है, दैट इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब ये कार असेसमेंट में करते क्या है? कार असेसमेंट में ये देखा जाता है कि कार कितनी सेफ है, कितनी ईजी है। ऐसा तो नहीं कि क्रैश वगैरह में जो चालक हैं या जो बैठने वाले लोग हैं उनको जान जाने का खतरा हो। जो भारत एनसीएपी है वो ऑटोमोबाइल सेफ्टी परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोग्राम को टेस्ट करेगा। इसमें जो व्हीकल्स इंडिया में सोल्ड की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, उनको हम स्टार रेटिंग देंगे कि अगर क्रैश होता है, क्रैश टेस्ट में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें
कार्स वगैरह में सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, एयर बैग्स लगाए जाते हैं, सीट बेल्ट्स होती हैं जो बचाती हैं। अच्छा, जो ट्रक्स होते हैं उन पे कई बार पीछे बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा था कि अपनी कार का एयर बैग यहाँ पे चेक करें। इसका मतलब ये है कि आप ट्रक को जाके टक्कर मारो और देखो आपका एयर बैग खुल रहा है कि नहीं। तो देखिए, क्रैश होते हैं एक्सीडेंट्स में, और वहाँ पे कार की सिक्योरिटी फीचर्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो ड्राइवर है या फिर जो बैठे हुए लोग हैं वो बच पाएंगे कि नहीं। जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स के साथ मैच करके तैयार किया गया है, और जो इंडिया के एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उनको भी संज्ञान में लिया गया है, जिसके माध्यम से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, जिन्हें OEM कहा जाता है, जो व्हीकल्स के लिए इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो प्रॉपर पैरामीटर्स फॉलो करें। और जो हमारे देश में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, हम उन पर चेक करें कि जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। जो स्टार रेटिंग है वो क्रैश टेस्ट के बेस पर दी जाएगी कि वो कितने बढ़िया स्ट्रक्चरल तरीके से स्ट्रांग है या कितनी बढ़िया पैसेंजर सेफ्टी इंश्योर कर सकता है। ये क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। फर्दर हमारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो दूसरे देशों के लिए भी एक्सपोर्ट करने के लायक है या नहीं है, इस बात को भी इंश्योर करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत में साल्ट इंडस्ट्री के बारे में है। साल्ट इंडस्ट्री भारत में काफ़ी चैलेंज फेस कर रही है बिकॉज डिमांड हैंडल नहीं हो पा रही है। साल्ट फार्मर्स एंड वर्कर्स को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। साल्ट सेक्टर के बारे में भारत की बात करते हैं। साल्ट यूनियन लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में। इंडिया साल्ट प्रोडक्शन में दुनिया में तीसरे नंबर पे है, USA और चाइना के बाद। 70% जो टोटल साल्ट प्रोडक्शन होता है भारत में वो सी साल्ट से होता है, मतलब समंदर में से जो हम नमक निकालते हैं उसका 70% वो कवर करता है। भारत में कई सारे राज्यों से या कोस्टल एरियाज से नमक प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा और राजस्थान के कुछ हिंटरलैंड्स। गुजरात 28.5 मिलियन टन साल्ट हर साल तैयार करता है, ये कंट्री के टोटल प्रोडक्शन का 80% है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में माइनिंग करके साल्ट निकाला जाता है, जबकि गुजरात में सोलर इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नोडल एजेंसी होती है साल्ट कमिश्नर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।